नेशनल करंट अफेयर्स 3 महीने की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चंस है मैक्सिमम मोर देन 80% इन्हीं 3 महीने से आते हैं एग्जाम डेट के लास्ट 3 महीने। तो मैंने इसकी थ्योरी करवाई है, आज करवा रहा हूं और लास्ट 6 महीने की क्वेश्चंस कल सुबह करवा दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल करंट अफेयर शामिल हुआ करता था, अब उसमें राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल शामिल कर दिया गया है। नई सीईटी और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में जिसमें भी नेशनल इंटरनेशनल है रामबाण है। थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूं, A to Z थ्योरी, PIB जैसे और भी प्रामाणिक स्रोत जो गवर्नमेंट साइट वगैरह mygovernment.in वगैरह सबसे डाटा इकट्ठे किए गए हैं। स्रोत का सार ये है, तभी मैं कहूंगा ये प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। मैक्सिमम का आपके क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे यहां से। शुरुआत करेंगे, नॉन स्टॉप तरीके से बढ़ेंगे। राजस्थान वाले को तो थोड़ा डीप में पड़ा था, इसमें क्या है कि उतना ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ नाम टिपिकल टाइप के होते हैं, फटाफट पढ़ते चलाएं फ्री माइंड से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तैयार हो सभी साथियों का? खाना तो हो गया होगा, ठीक है, और अब बैठे हो तो पढ़ लो 2 घंटे मेरे साथ में। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भाई सभी साथी, टेक्निकल टीम थोड़ा सा स्टार्ट करें। बहुत सारी चीज़ें होती है, एक है ना, एक अकेला जीव है मैं जो सारे काम करता रहता हूँ और लाखों विद्यार्थियों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा कमेंट भी ऑन कर देते हैं। दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं लेकिन मज़ा आता है, तुम लोगों की सेवा करते हुए आनंद आता है। चलो कमेंट भी ऑन हो चुके हैं। ओके ओके, मैं कितना सेफ हो सकता है? सब इंस्पेक्टर में सीटें खाली जा सकती हैं, बाकी तो तुम छोड़ो, कितना सेफ है उसका तो छोड़ो। पेपर को मैंने बता दिया कैसे अटेम्प्ट करना है, और वो क्लास भी आप लोगों ने लगभग 1.25 लाख लोगों ने तो देख लिया, ऑल राजस्थान नंबर 1 क्लास। तो आगे सभी साथी, तो माँ सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टॉप पढ़ेंगे 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे रुक जाओ, सारा करवा दूंगा। आइए, भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। अब 26 जनवरी को हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, और इस अवसर पर वंदे भारत जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आप लोगों के परीक्षा में ये पूछा जाएगा, बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम जो गीत हैं क्या है? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, तो इसके 150 साल हुए। तो गुरुजी नेशनल मूवमेंट वाले क्वेश्चन वहां से ये भी प्रश्न बनना चाहिए करंट से रिलेट करके। गुरुजी हमें तो पता ही नहीं था, आइए पढ़ा देता हूं। 7 नवंबर 1875 को, 7 नवंबर 1875 याद रखिए, 1875 को ये गीत है वो सृजित किया गया था। 1882 में को इस गीत को आपके 1882 में इस गीत को आनंद मठ उपन्यास है, आनंद मठ नाम का उपन्यास है, किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का, इसमें शामिल कर लिया गया। गुरुजी पहली बार भी तो कहीं गाया गया था ये? हाँ, पहली बार इसे गाया गया, बाद में राष्ट्रगान को गाया गया 1910 के बाद में, ठीक है। तो ये गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। 1896 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर ये पहली बार गाया गया था और प्रथम बार इसे गाया गया, और राष्ट्रीय आंदोलन का एक गीत बन गया था। हर एक भारतीय की जुबान पे ये था उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आनंद मठ का गीत है। इसे अभी 150 साल पूरे हुए इसके सृजन के, यानी जब से इसे लिखा गया था। 150 ईयर्स एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी सबसे पहले उठाती है, और इस बार देखना यूपीएससी के खूब सारे पेपर में ये प्रश्न आएगा और आपके भी आएगा। तो गणतंत्र दिवस, और इस अवसर पर जो थीम थी गणतंत्र दिवस की, जो थीम थी वो क्या थी? वंदे मातरम के 150 साल, और नवंबर में ही हो गए थे 2025 में। मुख्य अतिथि नाम थोड़ा याद कर लेना, उर्सुला वॉन डेर लेन, तो लॉयन है, याद रखना। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा है, ईयू जो यूरोपीय संघ जिस बात है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष, आयोग की अध्यक्ष और परिषद के अध्यक्ष। कोस्टा और लेन, कोस्टा और लेन, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। फेवरेट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी विदेशी मेहमान को
भारत का मुख्य अतिथि बनाया जाता है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपने एक तो लॉयन का नाम याद रखना, नहीं कोस्टा का नाम याद रखना, ठीक है। विदेशियों ने मैं कहूँ गुरुजी ये तो है लू का लोग, ठीक है, तो ल से लयनन, के से कोस्टा, इन्होंने हमारे ऊपर राज किया और इनको हम अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। एस से लू के लोगों को, ल से लॉयन, क से कोस्टा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, कुल 30 झांकियां थी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की 17, मंत्रालय विभाग की 13, कर्तव्य पथ, पहले इसका नाम राजपथ हुआ करता था, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। लैपटॉप में क्लास चलती है माइंड मैप ऐप की। बेटा सर डर लग रहा है, आरती कह रही है, डर के आगे जीत है। डर तो लगेगा तभी तो पता चलेगा तुम जिंदा हो, है ना। बहुत अच्छी बात है डर लगना। कर्तव्य पथ पर इतनी झांकियां रखी गई। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जैसे AIPOC कहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। यूपी के लखनऊ के अंदर 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, कुछ एक साल पहले राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। वो बार बार प्रश्न पूछा गया था। ये 86 है वो लखनऊ में। उद्घाटन आनंदीबेन पटेल ने किया। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो यूपी की गवर्नर है, यूपी की गवर्नर है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो MSDE है उसकी MOAR स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस, इसके तहत स्किल द नेशन चुनौती लॉन्च की थी। स्किल द नेशन जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की जो एक पहल है, स्किल द नेशन, लोगों को स्किल सिखाई जाए उसके बारे में ये पहल लॉन्च की है। और उन्होंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। तो ओडिशा के अंदर एक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्या होता है पढ़ाई का एक बढ़िया शानदार तरीका, जस्ट डू रीडिंग नथिंग एल्स। 6 दिन रीडिंग मारो, 7वें दिन रिवीजन करो। संडे को नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो रीडिंग हम कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि जो रेल मंत्री है पहली, देखो ये बहुत प्यारा प्रश्न है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, और वो भी फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी और वेस्ट बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ। तो यहां असम और वेस्ट बंगाल के बीच में, उधर असम हो गया इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इसके बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, और वो भी भारत की पहली। आज तक तो वंदे भारत थी लेकिन स्लीपर ट्रेन नहीं थी। तो यहां पर ये स्लीपर ट्रेन के रूप में बात हो रही है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो आपके असम से पश्चिम बंगाल के बीच में चलेगी। बाकी मेरी आवाज तो काफी क्लियर आ रही होगी, तुम्हारे कानों में एकदम से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा जो भी बता रहा हूं, और कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं। शाबाश। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो MOSPI ने एक नया लोगो और मस्कट लॉन्च किया है। जो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट है उसकी बात है। इसका जो शुभंकर है डाटा फॉर डेवलपमेंट, ये विकास के लिए डाटा फॉर डेवलपमेंट का लोगो आपको सामने दिख रहा होगा, विकास के लिए डाटा, जिसमें प्रगतिशील रुपया दिखाया गया है और केसरिया सफेद तिरंगे की थीम पर, सीधी सी बात है, तिरंगे की थीम पर दिखाया गया है, जिसमें अशोक चक्र को सत्य पारदर्शिता वगैरह। सांख्यिकी मंत्रालय आपको याद रखना है, इसका नया लोगो आया है। दुनिया भर की बातें छोड़ो, फोकस ऑन कीवर्ड, ऑलवेज पूंछ पकड़ना सीखो। जिंदगी में दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर की बातें हैं, हम किस किस का दुखड़ा रोएं, कीवर्ड पकड़ो, पूंछ पकड़ो और याद करो, आराम से रहोगे। विकास के लिए डाटा, ये इसका लोगो है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में एक प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष नामक एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय की है। प्रकाश और कलम जागृत व्यक्ति के अवशेष हैं। कि पढ़े लिखे जागृत जो लोग हैं, सभ्य जो लोग हैं, वो लिखना बहुत पसंद करते हैं। ऐसी एक एग्जीबिशन है वो अपने आयोजित की गई, मोदी जी ने उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उदय नाम का आधार शुभंकर लॉन्च किया है। देखो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, अब UIDAI जो कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, उस कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने जो 2009 से 13 वाली जो गवर्नमेंट थी 2008 से 13,
उसने जनवरी 2009 में इसे लॉन्च किया गया था, है ना। UIDAI जो है इसे 2009 में लॉन्च किया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। और उसके बाद में आप सबको पता है आधार कार्ड बने थे कि हर एक व्यक्ति का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया गया। आज तुम सभी कहते हो कि मेरा आधार मेरी पहचान, हर आधार कार्ड के ऊपर लिखा होता है। हाँ, आधार कार्ड की फोटो देख के बड़े शर्मा जाते हो कि हाय मैं इतना सूगड़ा था या इतना सूगड़ी थी पहले, इतनी गंदी फोटो कैसे आ गई। तो आधार कार्ड वाला फोटो अपने खुद के अलावा हम किसी को नहीं बताते। तो आधार इसी के बाद में लॉन्च किया गया था। फिर इसे 2016 के अंदर वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल थी उस समय की। नंदन नीलेकणी जो उसमें थे कांग्रेस उस समय की सरकार में, उनकी पहल थी, बहुत शानदार पहल, नंदन नीलेकणी वैधानिक दर्जा। तो नंदन नीलेकणी का ये प्रयास था और उस समय इसे लॉन्च किया गया था। अभी क्या है कि UIDAI यानी उदय नाम का एक शुभंकर मस्कट। अब क्या होता है सर मस्कट अपडेट करवा लिया, घनी चौकी बात है। तो उदय नाम का एक मस्कट है जो दिख रहा है हेलो करते हुए, और देखो तिरंगा गले में है। तो उदय नाम का एक मस्कट लॉन्च किया गया है, नथिंग एल्स, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। आधार अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नागरिकता अधिकार प्रदान नहीं करता है, ये नागरिकता का अधिकार नहीं देता है आधार है। वरना फर्जी आधार बना करके उधर से म्यांमार की साइड से बांग्लादेश होते हुए रोहिंग्या मुसलमान आ गए, इधर खूब सारे बांग्लादेशी घुसपैठ करके नकली आधार बना के दे देवे, है ना, वहाँ के लोग बना के दे रहे हैं उनको। चला भारत की जनसंख्या इतना तेज गति से कैसे बढ़ रही, 150 करोड़ के पार हो गई, पता चला रही है 2-4 करोड़ तो इधर साइड से ही घुस गए तारों के नीचे से। कभी कभी वो BSF के आगे आ जाते, है ना, वरना तो यूं ही करोड़ों की घुसपैठ हो जाएगी। हम अपने आप पे शक करेंगे, हमारे आसपास इतने बच्चे तो नहीं देखे थे, ये जनसंख्या कैसे बढ़ गई। तो आधार है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, धारा 9 कहती है। अब आई बात समझ में। हाँ अब आई बात समझ में। चलो आगे बढ़े, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, आनंद आ रहा है, तो आगे आ जाओ। तो उदय नाम का एक मस्कट है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 जनवरी से 11 जनवरी 2026, सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात, वहां पर जा भाई सोमनाथ मंदिर में देखो, आपको पता है कि 1026 ईस्वी और वर्तमान चल रहा है 2026 ईस्वी। तो 1026 से 2026 कितने साल हो गए, 1000 साल हो गए। तो महमूद गजनवी ने जो हमला किया था, उस गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उस समय, भाई साहब अब कोई पंडित होंगे तो छिड़ेंगे, आई एम आल्सो पंडित, बट मैं इस बात का स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं कि आप पूजा पाठ करिए, बेशक करिए, लेकिन कुछ घंटे जिम में गुजार के आए, आप शास्त्र दोनों सीखें। हमला हो रहा था गजनवी का, उस समय सारे पंडित हैं वो आपके पूजा पाठ करने लगे, महादेव बचाएंगे। अरे महादेव ने कहा पहले खुद को तो बचाओ, खुद तो उठो, शस्त्र उठाओ। तो ऐसा हो गया था, 1000 साल पहले सोमनाथ को नष्ट कर दिया गया था, काफी डैमेज हुआ था, उस समय की बात है। तो हमला हुआ था उस समय, जो वर्तमान में वापस कहते हैं उसके प्रतीक के रूप में वापस पुनर्जीवित किया गया है। तो गजनवी का हमला हुआ था 1000 साल पहले, उसके 1000 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। तो भगवान भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम खुद तो मेहनत करो पहले, फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। तो ईश्वर इतने खाली नहीं बैठे होते हैं कि आपकी मदद के लिए आ जाए। तो सेल्फ मेहनत कीजिए, है ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। वो कहा भी गया है कि जो अपनी मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो मेहनत जरूरी है, उद्यम जरूरी है। हाँ कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। अब देखो, भारत की संसद ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी की है। देखो, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन, जिसे CSPOC कहा गया, 28th ये एडिशन था। उद्घाटन मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।
राष्ट्रमंडल की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की जब हम बात करते हैं, दुनिया भर के देश जो इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, उनके उपनिवेश रहे थे, तो जब हमें आज़ादी मिली थी हमें उस समय एक प्रस्ताव भी लाया गया था अलग से कि हमें राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना है या नहीं बनना है। तो हमने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना स्वीकार किया था। हालांकि उसको अपनी स्वतंत्रता से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उपनिवेश के सदस्य और राष्ट्रमंडल के सदस्य, कॉमनवेल्थ के सदस्य बन जाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा नहीं था। इसलिए हम उसके सदस्य बन गए थे। आज इसका 28वां जो है सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक पोंडरू खादी है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग, भौगोलिक संकेत मिला है। और भौगोलिक संकेत तो भारत में हर महीने किसी न किसी उत्पाद को मिलता रहता है। आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में पोंडरू गांव में एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ सूती का कपड़ा है, उसे आपका कहा गया है पोंडरू खादी कहा गया है। पोंडरू खादी कहा गया है। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार जी, पोंडरू खादी याद रखना आंध्रा। संचार लेखा नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा विकसित किया गया संपन्न। अब जो प्रश्न आएंगे वो संभावित प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न है वो संभावित है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे आ सकते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं सीधे कि भारत में ये पहला स्थापित किया गया, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखना। कम से कम आपको 30-40 डाटा ऐसे बताऊंगा जहां से 10 में से 5 सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे। थोड़ा माफी चाहता हूं, एक टीचर के पास सबसे बड़ी संपत्ति होती है ये है ना गला। तो थोड़ा दिन भर पढ़ाते, रात दिन पढ़ाते पढ़ाते गला और पैर, तो मेरे दोनों ही डैमेज हो सकते हैं इन फ्यूचर। भगवान करे ना हो, जितना जल्दी तुम नौकरी लग जाओ उससे पहले ना हो। तो कुछ साल तो माँ सरस्वती से वरदान मांगता हूँ, कुछ साल बना रहे ये सही रहे। तो तुम्हें बताना थोड़ा ठीक समझता हूँ, तुम लोग मेरे भाई बहन हो। नहीं तो कहोगे गुरुजी क्या है, खस खस खट कर करते रहते हो सारे दिन, खिस 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 खिस। विक्स खाया करो ना। कितना भी विक्स खा लो, टीचर जो उत्साह से बोलेंगे रात दिन तो उसके ऐसा ही होना है। हाँ जी, संचार लेखा नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा एक संपन्न किया गया, संपन्न नाम का एक पेंशन प्रबंधन प्रणाली। पेंशन प्रबंधन प्रणाली अब इस नए युग के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग प्लेटफॉर्म के साथ। देखो उमंग वाला एक बार आरएस प्री में भी प्रश्न आया था। उमंग जो प्लेटफॉर्म है यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग है, उसके साथ संपन्न को अब एक कर दिया गया है। पेंशन वाली जो प्रबंधन, पेंशन मैनेजमेंट प्रणाली, किसको कितनी पेंशन गई, मैं उसमें घोटाला तो नहीं हुआ, किसी की पेंशन तो किसी ने नहीं खा ली बीच में, इस तरह से, तो उसको नियंत्रित करने के लिए दोनों को एक किया गया है। भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक, अब ये देखो बहुत प्यारा प्रश्न है, ASC अर्जुन एक मानव रूपी रोबोट है। अब ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन है जो निगरानी वगैरह हर तरह की, उससे तरह तरह के काम करवाए जा सकते हैं। और ये AI का ज़माना है आज के टाइम में, तो ऐसी ऐसी मशीनें पैदा हो गई है कि भाई आने वाले समय में इंसानों की नौकरी खाएगा AI। आयुष मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA आयुर्वेद शिक्षा नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया। तो इस आयुर्वेद शिक्षा नवाचार प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ आपके AIIA ने समझौता किया है। आयुष मतलब जो हमारी पारंपरिक पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये जो प्रणालियां हैं, इनको मिलाकर के जो आयुर्वेद को बढ़ावा ज़्यादा दे, तो आयुष मंत्रालय एक सेंट्रल लेवल पे बनाया गया है। याद रहेगा सबको। आगे देखो, सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जगह है मायाबंदर, मायाबंदर में एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह विकसित करने के लिए 200 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। मायाबंदर कहाँ पर? अंडमान निकोबार। तो इसकी एक जनजाति जो पूछी गई थी आरएस के अंदर, शैम्पेन जनजाति है ना। शैम्पेन जनजाति कहाँ रहती है? तो शैम्पेन जनजाति आपके, शैम्पेन जनजाति है, ये आपके अंडमान निकोबार में रहती हैं। ठीक है, इसका प्रश्न आया था अभी आरएस के अंदर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नौगांव जिले में कालियाबोर में, देखो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, नागांव असम के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 86 किलोमीटर लंबी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो लॉन्च किया गया है असम के नागांव जिले के अंदर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर मतलब परिवहन गलियारा, हाथी वगैरह खूब चलते हैं तो थोड़ा सेफ तरीके से उसको बनाया गया है। तो नौगांव असम के कालियाबोर में, कौन सा बोर? कालियाबोर। कौन सा गांव? नौगांव और असम। तो भारत व्यावसायिक रूप से सड़क निर्माण में बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व का पहला देश बन गया जहां बायो बिटुमेन का मतलब हुआ जैविक कचरा, जितना भी होता है, गन्ने का कचरा हो गया या जो भी कृषि उत्पाद होते हैं ना, खेतों में वेस्ट पड़ा रहता है, उस एग्रीकल्चर वेस्ट का, कृषि उत्पाद वगैरह का उपयोग करते हुए आपका बायो बिटुमेन बनाया जाता है और उस बायो बिटुमेन से सड़क बनाई जाएगी। अच्छा, साउथ वाले जो स्टेट है वहाँ पर जो है नारियल खूब होता है, तो नारियल के जो छिलके वगैरह वो जो होता है उनका, गन्ने का, इन सबको है ना रिसाइकल करके, काफ़ी प्रसंस्कृत करके सड़क बनाने में काम में लाया जाता है। तो बायो बिटुमेन ये इससे बनता है। आई बात समझ में? हाँ, बहुत चौकी चीज़ है और ऐसा बनना ही चाहिए, इको फ्रेंडली। इसका विकास है वो आपके CSIR CRRI नई दिल्ली और CSIR IIP देहरादून के द्वारा, तो देहरादून और नई दिल्ली के संस्थानों के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, ओनली फोकस ऑन पूंछ, कीवर्ड, पूंछ पकड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, जिंदगी में भी लिमिटेड रहो। बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, सिर्फ पूंछ पकड़ो, काम की बात। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत 150.18 मिलियन टन के उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। अब आपके सिलेबस के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके सिलेबस में है क्या है सर? हमारे सिलेबस में कि भारत की जो एग्रीकल्चर है वो आपके सिलेबस में है। जो भारत के कृषि की जब हम बात करते हैं तो वो आपके सिलेबस में है। तो ये कहा गया है कि जो आपका पहला देश बन गया, चाइना के पास चावल नंबर 1 था, लेकिन अब हमने 150 मिलियन टन जो है चावल का उत्पादन कर लिया है। तो 150 मिलियन टन चावल उत्पादन के साथ हम टॉप पे आ गए। और चावल का कटोरा जो है वो धान का कटोरा जिसे कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा पर, वहाँ पर धान का कटोरा है, ध्यान रखना इस बात का। और दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। तो दूध उत्पादन में भारत है वो आपका पहले नंबर पर है। दूध उत्पादन पर भारत पहले नंबर पर है। गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये ध्यान रखना, जनवरी के अंदर अपडेट आए हैं, तो पेपर निश्चित रूप से 1 महीने बाद में बना है, तो ध्यान रखना इसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं हुई है। आपको दूध में फर्स्ट करना है, दूध में फर्स्ट, गेहूं में सेकंड, और इसके साथ साथ चावल में फर्स्ट, और उसके बाद आपका दूध में फर्स्ट, चावल दूध फर्स्ट, और चावल में दूध मिलाने का और फिर खीर बना के खाने का। क्या शानदार खीर बनती है। तो चावल और दूध में क्या बन गए, दोनों का मेल होके पहले नंबर पे, और गेहूं की चलो रोटी बनती है तो गेहूं बन गया दूसरे नंबर पर। दिमाग में रहना चाहिए, थोड़ा सा माइंड मैप बनाया करो। भारत ने 2024 में 18.42 मिलियन टन मछली उत्पादन के साथ वैश्विक मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया। लो जी, अब तुम लोग कहोगे सर हमारे राजस्थान की 75% पॉपुलेशन है वो शाकाहारी है, 75% हम शाकाहारी हैं। ठीक है, राजस्थानी 75% से भी ज़्यादा राजस्थानी जो है वो शाकाहारी हैं। तो सर ये मछली का क्या काम है? हम तो बेचारी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उस टाइप से हम तो बड़ी इज्जत करते हैं मछली की। अरे भाई, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं रोज, लोग प्रोटीन का बड़ा अच्छा स्रोत समझते हैं। साउथ इंडिया में यही चलता है, चावल मछली। गुरु जी आगे बढ़ो, कहीं भाई सही बात। तो मछली में सेकंड स्थान प्राप्त किया हमने 18.42 मिलियन टन मछली उत्पादन के साथ। मछली बता दी, साइड रखो। दूध चावल पहला, गेहूं दूसरा, बड़ी चौकी बात है। अरे वाह। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों के जीवन को सुगम बनाने के लिए
पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। और जब हम बात करते हैं पंखुड़ी तो सॉफ्ट कॉर्नर की बात आती है। अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता तुक्का मारना है तो तुक्का मारने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पंखुड़ी, पंखुड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द है तो हम कहेंगे कि समाज का जो संवेदनशील जो आपका वल्नरेबल वर्ग है, महिला और बच्चे बुजुर्ग, ये हो सकता है। और पंखुड़ी है तो स्त्रीलिंग है तो महिला और बच्चे होंगे, तो उसके लिए अन्नपूर्णा देवी ने इसको लॉन्च किया है बच्चों और महिलाओं के लिए। पंखुड़ी पोर्टल है जहां अपनी शिकायतों का समाधान, अपनी संबंधित समस्याएं दर्ज करवा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राकृतिक संसाधन के परिवर्तन, अनुकूलन और लचीलापन निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग संस्थान की एक बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में परिवर्तन के आज के समय में पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने पैसा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। गुरुजी पैसा कौन सा? जेब वाला पैसा नहीं भाई, पैसा का मतलब हुआ जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत, तो आदिवासी जो क्षेत्र है ना, उन आदिवासी क्षेत्रों में स्वयं की पंचायत निर्माण, स्वयं की ग्राम पंचायत निर्माण के लिए जो अनुमति दी जाती है, वो संविधान के द्वारा इनको राइट दिया गया है कि नहीं नहीं नहीं, बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ पर पैसा एक्ट इसीलिए लाया गया था आपका, कब लाया गया था? दिसंबर 1996 के अंदर। तो दिसंबर 1996 के अंदर आपका पैसा अधिनियम लाया गया था। कौन सा? पैसा एक्ट लाया गया था। तो पंचायतों का जो विस्तार है कहाँ पर? अनुसूची 5 के तहत आदिवासी क्षेत्रों में, उससे संबंधित है। उसमें पैसा रैंकिंग में महाराष्ट्र ने टॉप किया है और मध्य प्रदेश सेकंड रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है वो, जो आपका तीसरे नंबर पर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने 25 जनवरी को पंचम यानी कि पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट लॉन्च किया है। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये आपका पंचायतों से संबंधित एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। जनवरी के महीने में ही चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। तो याद रहेगा पैसा एक्ट, बड़ी चौकी चीज़ है सर। पेपर सॉल्व करने का तरीका बताना ताकि नेगेटिव में बचा जाए। तो जितना आ रहा है उतना अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हाथों को फेविक्विक से चिपका देना है। हाथ भले ही आगे जाए लेकिन पीछे रहना चाहिए। मात्र 5 से 10 प्रश्न में रिस्क ले सकते हैं, तब तो बच जाओगे, वरना फिर लालच आ गया, गलत करते गए, चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, फिर भी गुरुजी मैं तो टिप्पा लगाऊंगा, तो भाई गलत होंगे। तो ठीक है, एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर के पेपर में काट पीट के 45 के लगभग सही बचने चाहिए, तो तुम राजा हो। 45 सही, हाँ। 70 अटैम्प्ट किए, 65 अटैम्प्ट किए, 65 के अटैम्प्ट बाद में भी कट करके आपके 50 हुए। 50 में से 5 और कट गए, लास्ट में 45 बचने चाहिए। 90 नंबर आने चाहिए कम से कम, 80 90, तब तो मज़ा आएगा। 72 ले आना बहुत है भाई, कोई लिमिट नहीं है। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग। एग्जाम हॉल का माहौल देखना, उसके अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश का एटा जिला, वहां पर पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ क्षेत्र के अंदर जो छारी दंद आर्द्रभूमि, ये तो गुजरात की है, और पटना पक्षी अभ्यारण्य देखो यूपी के अंदर है। पटना मतलब पटना नाम का पक्षी अभ्यारण्य, और गुजरात का छारी दंद आर्द्रभूमि के शामिल होने के साथ भारत के रामसर साइट है वो 98 हो गई है। अब राजस्थान में कितनी है गुरुजी? तो भाई राजस्थान के अंदर है वो 5 रामसर साइट हैं। हाँ जी, तो राजस्थान की जो है 5वीं कौन सी सर? देखो केवलादेव सांबर तो पहले ही थी। केवलादेव, ये प्रश्न तो आता ही आता है। केवलादेव जो फर्स्ट थी, उसके बाद सांबर झील हुई, उसके बाद शामिल ही नहीं किया गया किसी को, लगभग 20 साल तक, 1990 के बाद किसी को शामिल ही नहीं किया गया। और उसके बाद आपका मैनार गांव उदयपुर, और उसके बाद राजस्थान की एक और आर्द्रभूमि 2024 के अंदर ही है ना, अभी 2025 के अंदर ही 2025 में इन्हें शामिल किया गया। और एक खिचन गांव हमारे पड़ोस में,
खीचन फलोदी जिला, जहाँ कुर्जा बहुत आती है, साइबेरियन क्रेन, और अभी आपके सिलीसैड झील, सिलीसैड अलवर। तो ये राजस्थान की 5 रामसर साइट हो गई। ठीक है, तो राजस्थान की आर्द्र भूमियाँ, और ये प्रश्न तो इस साल 10 बार पूछा जाएगा। 5 हो गई है राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर 98 हो गए। 98 में 96 है आपका छत्तीसगढ़ का बिलासपुर का कोपरा जलाशय। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस आप सबको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ईरान के रामसर शहर के अंदर सम्मेलन हुआ था, है ना, तब जाकर के ये आर्द्र भूमियों वाला सिलसिला शुरू हुआ। और बैचेज आप सभी के स्कूल व्याख्याता का हो चाहे रीट के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें प्री और मेंस दोनों के ही बैच हम 999 में देते हैं, जिसमें प्री भी पूरा पढ़ाते हैं, मेंस भी पूरा पढ़ाते हैं, दोनों की टेस्ट सीरीज भी देते हैं। और सेकंड ग्रेड जीके प्लस एसएसटी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के बैच भी हैं, जहां से 80% तक के प्रश्न जुलाई के अंदर हम एग्जाम में मिलाएंगे। और रीट वाला आपका है ही है, एसएसटी वाला। उसके बाद एलडीसी और सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक, इसको तो हल्के में लेना ही मत, अभी से पढ़ना शुरू करो। पटवारी वाला होगा वो भी मैं इसमें करवा दूंगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है और ये टीम के कॉलिंग नंबर है। आपकी सेवा में पूरे दिन तत्पर रहते हैं, हर एक बच्चे का रिप्लाई किया जाता है और हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल रहा जाता है। कि विद्यार्थी जब पीड़ित होता है जगह जगह से कि कोई कॉल ही नहीं उठाए, मैसेज ही न देखे और कोई क्वेरी ना हो, तो हमने ये पहल की है कि मैं खुद एक एक चीज़ देखता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है टीम कॉल उठाती है और आप लोगों के लिए 3 नंबर एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो आपको किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी। पूरे 4-6 महीने जम के पढ़ो, सीईटी की तैयारी करना शुरू कर देना मेरे भाई, क्योंकि फिर सीईटी आपको संभलने का मौका ही नहीं देगी। तो सीडी वीडियो कॉम्बो ले लो, तो उसमें सीईटी भी पढ़ाएंगे, जून के बाद में होएगा सीईटी, और दिसंबर में ग्राम विकास अधिकारी है, फिर पटवारी आएगी वापस से भर्ती। लगभग ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के 10,000 पदों पर भर्ती होगी, जो अभी बच्चे लग गए और इस बार फिर से नए लगेंगे। और इस बार सर्वाधिक सिलेक्शन के साथ सेमिनार भी किया था, अगले साल और करेंगे 2027 के अंदर। तो पढ़ो, मैं तो यही कहूँगा कि 2-4 मैराथन से सिलेक्शन नहीं होता है, 2-4 मैराथन से रिवीजन होता है। 4-6 महीने मेरे साथ पढ़ो और फिर मैराथन से रिवीजन करो, फिर बताना सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो कम से कम 3 से 6 महीने पढ़ो, कोई देयर इज नो शॉर्टकट। और हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आ जाओ भाई, अब राज्यों की बात करते हैं कुछ नेशनल घटनाओं के अंतर्गत, फटाफट चलेंगे। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के 100% जैविक प्रसंस्करण का लक्ष्य प्राप्त किया है। देखो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका नगर पालिका ने जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको 100% पूरी तरह से जैविक रूप से, बायोडिग्रेडेबल जिसे कहते हैं, कि पर्यावरण को नुकसान हुए बिना, ये उत्तर प्रदेश वाला जो लखनऊ के अंतर्गत एक नगर पालिका ने ये जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य प्राप्त किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला 0 फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया। तो लखनऊ इस प्रकार से जितना भी जैविक जो ठोस कचरा होता है शहरों के अंदर, ठोस कचरा मतलब जो भी लिक्विड के अलावा जितना भी है, चाहे वो आपका घरेलू कचरा है या और भी जो सॉलिड फॉर्म में है, उसको पर्यावरण को नुकसान किए बिना उसका प्रसंस्करण यानी उसको ठिकाने लगाया गया। तो जैविक रूप से करने वाला पहला कौन हो गया? जैविक रूप से करने वाला, हाँ, जैविक रूप से करने वाला लखनऊ में बन गया। लखनऊ के अंदर नगर, आपके लखनऊ नगर पालिका। नागालैंड के कोहिमा में स्थित नागालैंड जीआईएस और रिमोट सेंसिंग सेंटर ने अपना पहला ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो आपके नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ पर जीआईएस और रिमोट आधारित ड्रोन का एक तरह से ड्रोन स्कूल और सेंटर, जहां पर देखो ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन उड़ाने वगैरह के संबंध में, उसकी इंपोर्टेंस वगैरह को लेकर के। तो नागालैंड के कोहिमा में ऐसा हुआ है, स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर। फिर कर्नाटक ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए मेरा भारत मेरा वोट अभियान शुरू किया है। तो मेरा भारत मेरा वोट, एक स्टेट कर्नाटका ने पहली बार जो 18 वर्ष प्लस हुए हैं, वोट किए हैं, उनके लिए ना, उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कर्नाटक ने स्टार्ट किया है।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत पुणे महानगर क्षेत्र के लिए 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसें पीएम ई ड्राइव के तहत आपकी ई बसें शुरू की है। महाराष्ट्र ने पीएम ई ड्राइव योजना को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2024 के अंदर शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम ने FAME यानी कि FAME, ये FAME क्या होता है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, दैट इज कॉल्ड फेम मिशन। और फेम मिशन कभी भी परीक्षा में आ जाए ध्यान रखना, ये फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो ये ईवी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ईवी की बात कर रहा है, फास्टर एडॉप्शन, कि आप लोग इसको जितना जल्दी हो अपनाएं। मेरी कहानी बता देता हूं मैं तो भाई साहब एक फास्टर एडॉप्शन के लिए, फेम को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूटी लेके आ गया था इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसे ही उसका चार्ज कम हो जाता तो सामने ढलान ऐसे, रोड ऐसे आ जाती, वो मैं रेस बनो जोरदार दबाऊँ कि भाई चढ़ जा, लेकिन वो कह रही है बैटरी डाउन है, कैसे चढ़ोगे गुरुजी। कई बार तो मुझे उसे घसीट कर ले जाना पड़ा। तो भाई साहब अपने रिस्क पर लावें ये, ठीक है? नज़दीकी ऑफिस हो तो ठीक है, चार्ज फुल करके रखें तो ही लेके जाना, वरना ये ईवी ने मुझे बहुत बार ज़मीन पे खड़े रहकर उसको घसीट कर ले जाने के लिए मजबूर किया है। आई विल नॉट सपोर्ट दिस। तो ध्यान रखना, खुद भुक्तभोगी रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ा चार्जिंग वगैरह उसमें फुल रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लिथियम बैटरी होती है इसके अंदर, है ना, लिथियम बैटरी होती है। और ये लिथियम बैटरी आपके लिथियम कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर और नागौर के अंदर इसके भंडार मिले हैं। और नागौर वाला तो अभी उसका खुदाई वगैरह हुआ नहीं है, जम्मू कश्मीर में एक ही जगह है। इसलिए लिथियम आयन बैटरी 1 लाख की जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आती है उसके अंदर भी 50,000 से ज़्यादा महंगी वो बैटरी होती है। तो अभी ईवी के वाहन हैं वो काफ़ी महंगे हैं। और जब लिथियम का ज़्यादा मात्रा में जो है खुदाई ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, प्रसंस्करण शुरू हो जाएगा, जब लिथियम आयन बैटरी जो भी 50-60 हज़ार की है स्कूटी वगैरह के अंदर, वो जब 10-15 हज़ार की हो जाएगी तब ये सस्ते हो जाएंगे। तो अभी तो महंगे हैं सिर्फ इस वजह से। तो लिथियम बैटरी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पीएम ई ड्राइव को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 2024 में। फिर मुझे पेट्रोल वाली लानी पड़ी, ठीक है, जाना ही नहीं पड़ता इधर उधर, तो कहाँ जाऊँ, ठीक है स्कूटी। तो फिर मेरा डबल खर्चा हो गया मेरा, क्या करें, डबल खर्चा हो गया। आगे देखो, महाराष्ट्र ने सिकल सेल मुक्त मिशन राज्य के लक्ष्य के साथ उच्च प्रसार वाले 21 जिलों में अरुणोदय सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है। तो सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल एक तरह से जो रक्त विकार होता है, एनीमिया, खून की कमी, जिसमें रक्त कोशिकाएं हैं वो आपके हंसियाकार हो जाती है, ऐसी पूरी रोटी के आकार की होती है ना, वो चंद्राकार हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया भी जिसे कहते हैं, यानी खून की कमी, उसके उन्मूलन के लिए 2047 तक सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य महाराष्ट्र ने रखा है। महाराष्ट्र का सिकल सेल। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद चेतना महोत्सव। तो स्वामी विवेकानंद चेतना महोत्सव बिलासपुर छत्तीसगढ़। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रतन यू केलकर ने घोषणा की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए इरोनेट प्रणाली चालू की कर दी गई है, जिससे अनिवासी मतदाताओं को सुनवाई के लिए दस्तावेज जमा करने की सुविधा मिल रही है। तो इरोनेट प्रणाली केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन मतदाताओं के लिए दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है। उन्होंने गांधीनगर में भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की मंजूरी दी है। भारतीय एआई अनुसंधान संगठन कहाँ बनेगा? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है उसने 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनकर के महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो छत्तीसगढ़ का बालोद से याद करेंगे, बालम छोटो सो, बालम छोटो सो, हाँ बालम याद करना, छत्तीसगढ़। तो बालम छोटो 6 से छत्तीसगढ़, बालम छोटो सो 6 से छत्तीसगढ़, बालम से बालोद जिला याद किया करो। तो इन भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS जो भी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में भी है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 18 से कम आयु की पत्नी के साथ किसी प्रकार का यौन कृत्य करने पर वो पुरुष बलात्कार का दोषी होगा। तो इट इज़ कॉल्ड जो आपका वो मतलब रेप की कैटेगरी में आएगा। ये 18 साल की कम उम्र की पत्नी के साथ
ये बीएनएस के अंदर शामिल किया गया और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है बीएनएस, इसीलिए बता रहा हूँ सब इंस्पेक्टर वाले विद्यार्थियों के लिए। बीएनएस के कम बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, साक्ष्य अधिनियम वगैरह, ये सब मिलाकर 3-4 प्रश्न आएंगे। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? अपने जस्टिस सूर्यकांत, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया। और ऐसे प्रश्न ही आते हैं परीक्षा के अंदर। कलपेट्टा में भारत का पहला, कलपेट्टा केरल, कलपेट्टा याद कर ले बेटा, केरल के अंदर आपका पहला कागज रहित, पूरी तरह से कागज रहित न्यायालय, मतलब पूरी तरह से कोई कागज का यूज नहीं किया जाता, पूरी तरह से डिजिटली इसको आप कह सकते हो। तो कलपेट्टा याद कर लो, केरल के अंदर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए आशा वन, ये आशा वन गुजरात कैंसर पहचान के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नामकरण है वो आपके पद्मश्री पुरस्कार और पुरातत्वविद जिनका नाम है विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर घोषित किया है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो आपके अच्छा से याद किया हुआ था एमपी का है, उसका नाम विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर है और अभी कर दिया गया है। और वाकणकर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो भीमबेटका शैलाश्रय है उसकी खोज के लिए जाना जाता है। तो भीमबेटका जो है आपके उसके अंतर्गत उसके लिए जाना जाता है। भीमबेटका जो गुफाएं हैं जो एमपी की, उसके लिए जाना जाता है किसको? वाकणकर को। तो वाकणकर को रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। और राजस्थान में कितने हैं? इंडिया के अंदर तो 58 हो गए हैं, राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है, 6ठा कुंभलगढ़ प्रस्तावित है। केरल सरकार ने कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरालम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे वाला रातापानी वाला इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 के 6 अनुसूचियां हैं जो विभिन्न स्तरों की सुरक्षा प्रदान करती हैं। झारखंड ने 25 साल बाद में पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर पंचायतों के विस्तार का पेशा एक्ट है उसको लागू किया है। तो झारखंड ने अभी 25 साल बाद में पेशा एक्ट को लागू किया। ऐसा करने वाला अंतिम 5वीं अनुसूची वाला राज्यों में से एक बन गया है। तो जो भी पेशा एक्ट वाला जहां जहां लागू करना था उन राज्यों में लास्ट राज्य था झारखंड, आदिवासी इलाकों वाला, जिसने आदिवासी जनसंख्या क्षेत्रों के अंदर पंचायतों के निर्माण के संबंध में बात कही थी कि उनको ये लागू करने वाला अंतिम राज्य बन गया। अब यही बाकी था झारखंड। आई बात समझ में? पेशा 1996 में भारतीय संविधान के जो है भारतीय संविधान के भाग 9 के प्रावधान की 5वीं अनुसूची तक विस्तारित करता है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में गांव सभाओं की बात करता है। जनजातीय शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, आदिवासी जो है, वहां पर पंचायतों के विस्तार की बात करता है। ओडिशा सरकार ने मातृभाषा में प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए आमे पडिबा आमा भाषा रे, तो ये एक तरह से बांग्लादेश के लगभग जो बांग्ला भाषा का प्रभाव है इसके ऊपर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ऐसी लैंग्वेज है। आमे पडिबा आमा भाषा रे योजना है वो मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ओडिशा सरकार की योजनाओं में गंजम में निर्भया काडी, निडरकली और मोगेला जिया यानी मेरी प्यारी बेटी, और ढेकनाल में कल्पना अभियान। याद करने की कोशिश मत करना, ज़्यादा काम के नहीं है, पूछे भी नहीं जाएंगे। सिर्फ ये पढ़ी आमे पढ़ी बा आमा भाषा रे ओडिशा याद कर लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। गुजरात ने मकर संक्रांति के अवसर पर राज्यव्यापी पोषण स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पोषण उड़ान, तो पोषण उड़ान 2026 है वो गुजरात से संबंधित है। पोषण उड़ान अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी जनवरी के अंतर्गत अगर देखें, ये तो नेशनल लेवल की थी, तो नेशनल लेवल की हमने राष्ट्रीय समसामयिकी देख ली। अब इंटरनेशनल जनवरी बनाऊंगा, फिर फरवरी और मार्च के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। बहुत बढ़िया सर, मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। शोभा सोनगरा, वेरी गुड, शाबाश, आशीर्वाद, खूब सारा जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बहुत बढ़िया। आप सभी जो देख रहे हैं, आपके भी सपने पूरे हो और आप सभी नौकरी लगेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, ठीक है। आप जरूर नौकरी लगेंगे, विश्वास रखना।
क्योंकि सीटों की संख्या खूब आती है, पढ़ने वाले लिमिटेड बच्चे हैं, सही से पढ़ने वाले जो 4 से 6 महीने लगातार पढ़ते हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसे के वैसे। आ जाओ अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में आगे चलो। अभी तक क्या पढ़ा था? नेशनल का पढ़ा था, तो 50 स्लाइड तो नेशनल की, 50 स्लाइड इंटरनेशनल की। तो ऐसे करके बड़ी मेहनत का काम था, थोड़ा तुम लोगों के लिए थोड़ा मैंने कहा भाई क्वेश्चन फंस जाए यहाँ से, जैसे हर बार सब है ना आते हैं वैसे। ओके आगे आ जाओ। नेक्स्ट 56वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित की गई, दावोस के क्लोस्टर्स में स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे कहते हैं, और थीम थी इसकी संवाद की भावना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा कुछ रिपोर्टें निकाली जाती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर में पूछी जा सकती है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जो जेंडर गैप है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च की जाती है, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो एनर्जी ट्रांसमिट जो है आपका एनर्जी जो एक ट्रांजिशन फेज होता है उसकी बात कर रहा है ये ट्रांजिशन सूचकांक। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और सबसे इंपॉर्टेंट है जेंडर गैप। और जेंडर गैप किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी हाल ही के अंदर बैठक। मामाडी डोम्बोया गिनी का राष्ट्रपति चुना गया। हो सकता है कि आपको फेस नहीं दिखे इसमें, लेकिन ये गिनी अफ्रीकी देश है, साउथ अफ्रीका, वहां के राष्ट्रपति बने हैं गिनी के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया। मामा जी के शक्ल नहीं दिख रही होगी, लेकिन आगे बढ़े, गिनी के राष्ट्रपति। यूरोपीय संघ ने जनवरी 2026 से अपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी जी CBAM के निर्णायक चरण में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया है। EU ने कार्बन जो होता है ना, आपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, तो पर्यावरण संरक्षण की संबंध बात हो रही है। संक्रमणकालीन चरण है वो अक्टूबर से दिसंबर 2023 से 25 रहा है। निर्णायक चरण आपका जनवरी 2026 से आगे रहेगा कि एक लिमिट के बाद में अगर आप कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन कर देते हैं तो उनको इस प्रकार के फिर तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो कार्बन समायोजन तंत्र विकसित कर ले भाई, विश्व वाले पीछे पड़े पूरे वर्ल्ड बिरादरी कि भाई तुम लोग कार्बन उत्सर्जन को लिमिटेड करो, वो भी उनके संबंध में ये समायोजन तंत्र है उनका, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM जिसे कहा गया। ये यूरोपीय संघ से संबंधित है, बस इतना याद रख लेना। फिर देखो, UN ने 2026 को चारागाह और पशुपालक वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। हर साल को संयुक्त राष्ट्र संघ एक वर्ष घोषित करता है, और जब भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊं प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार आप लोग, हैं इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो था लोगों ने बताऊं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि चारागाह और पशुपालक, मतलब आपका चारागाह और पशुपालक वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हर साल कोई ना कोई वर्ष घोषित किया जाता है। तो ये आपका 2026 का वर्ष है, वेरी इंपॉर्टेंट। चारागाह पृथ्वी की 40 से 50% भूमि सतह को कवर करते हैं, और इसमें प्रेरी, सवाना, स्टेपी, झाड़ीदार, मरुस्थल, टुंड्रा सब होते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के अंदर है, सवाना स्टेपी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है। तो ये क्या है कि आपके बड़े बड़े घास के मैदान हैं, है ना, तो चारागाह है पशुओं के चरने के लिए। तो ये वर्ष 2026 का साल होगा। भारत ने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से 18वीं ब्रिक्स बैठक सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली है। वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ए स्क्रीनशॉट। 2026 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, तो इसकी अध्यक्षता किसे दी गई है? भारत को दी गई है। लास्ट ब्राजील के पास थी, अब भारत के पास में। ब्रिक्स के अंदर कई सारे भागीदार देश भी हैं। हाँ, ये आपका जो है आपका फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन 2014 इन फोर्टेलेजा ब्राजील, एंड इट एस्टेब्लिश द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो NDB जो है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो आपका 2000 न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इससे संबंधित है, ठीक है, जो इनके वित्तीय मामलों को देखता है, ब्रिक्स के संबंधित है। आगे बढ़े। इजराइल ने ब्लू फूड ने सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 पर 2nd वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है इजराइल ने। तो इजराइल ने ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर, तो मतलब सी फूड का मतलब हो गया समुद्री भोजन,
जैसे समुद्र में मछली पाई जाती है, समुद्र में केकड़े होते हैं, समुद्र में आपके ये जो घोंगा वगैरह होते हैं, सीपी होते हैं, कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें बिना नमक मिर्ची लगाए ही खा लेते हैं। तो वो समुद्री भोजन है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। तो ऐसा इजराइल ने घोषित एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है, वैश्विक सम्मेलन, ठीक है। अच्छा ना, मछली वगैरह वो झींगा वगैरह वो खाएंगे तब तक अनाज दूसरी जनसंख्या खा लेगी बेचारी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो कह सकते हैं कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया? राजीव रंजन सिंह ने भाग लिया। पद्म अवार्ड आएगा, प्रश्न तो आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पद्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कार जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। हम सीधी सी बात करें, जो भारत रत्न है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और उसके बाद में जो आपके अवार्ड स्टार्ट होते हैं उनकी बात करें तो वो है आपका पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण है वो आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म श्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में पद्म अवार्डों का नंबर दूसरे नंबर से स्टार्ट होता है, जिसमें पद्म विभूषण होता है। पद्म विभूषण है वो दूसरे नंबर का सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये आपको याद रखना है। देखो कैटेगरी याद रखो, 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें धर्मपाल जी जो पहले नंबर पर, याद रखना, कला के क्षेत्र में फिल्म अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हुआ, महाराष्ट्र, और केटी थॉमस है जिन्हें लोक कार्य के लिए दिया गया जो कि केरल से है, और सुश्री एन राजम जो कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की निवासी है, पी नारायणन जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, केरल की निवासी है, और अच्युतानंदन जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो धर्मपाल जी और अच्युतानंद जी को लोक कार्य के लिए, तो ये भी केरल के, तो 3 केरल के हैं, 2 मरणोपरांत हैं और 3 जीवित है अभी। इनको पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया, जिसमें अलका याग्निक का नाम याद रखना, भगत सिंह कोश्यारी है, कलीपट्टी है, मम्मूटी है, नोरी दत्तात्रेय है, पीयूष पांडे है, के.एम. महिलानंदन है, और शतावधानी है, शिबू सोरेन है, लोक कार्य पब्लिक अफेयर्स राजनेता है, उदय कोटक है, उद्योगपति हैं, वी.के. मल्होत्रा है, वेलपल्ली नटेशन है, विजय अमृतराज है। पद्मश्री 13 लोगों को 113 लोगों को दिया गया, जिससे राजस्थान से कितने थे बड़ा बताना? राजस्थान के पद्मश्री मैंने आप लोगों को राजस्थान करंट अफेयर्स में खूब पढ़ाए हुए हैं, पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर किए। गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील, बताओ, तगाराम भील, गफरुद्दीन मेवाती, इस प्रकार से 3 पद्मश्री राजस्थान के हिस्से में भी आए हैं। आगे देखिए 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर आयोजित किया गया, बेवर्ली हिल्टन में किया गया। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म जो वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और सहायक अभिनेत्री टयाना टेलर हैं, सर्वश्रेष्ठ निदेशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा पॉल थॉमस एंडरसन, इन्होंने पुरस्कार जीते हैं, ठीक है सर। और अमेरिका में गोल्डन ग्लोब का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT को अपने सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 104वें स्कॉच पुरस्कार का जो थीम था, विकसित भारत के लिए संसाधन जुटाना, और स्कॉच सम्मेलन आयोजित किया गया। C.DOT डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और भारत नेट जैसी पहलों का समर्थन करता है। C.DOT का मतलब हुआ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। भारतीय सेना की अधिकारी है मेजर स्वाति शांता कुमार। तो मेजर स्वाति शांता कुमार, इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया है, वो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अकादमिक जगत से परे प्रभाव डालने वाले अग्रणी शोध के लिए वैश्विक स्तर पर जो अवार्ड है वो ये वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार है।
और वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार ये चंद्रकांत जी को दिया गया, वाइली चंद्रकांत जी। स्पोर्ट्स के अंदर देखें तो विदर्भ क्रिकेट टीम ने फाइनल में सौराष्ट्र को हरा करके पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, और विजय हजारे ट्रॉफी है वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट की एक ट्रॉफी है विजय हजारे जो कि विदर्भ ने जीती है, और वो भी फर्स्ट बार जीती है। वी से विदर्भ, और उसने महाराष्ट्र सौराष्ट्र को हराया है, पहली बार ये हुआ है उसकी हिस्ट्री के अंदर। तो विदर्भ ने, और विदर्भ की जब हम बात करते हैं तो विदर्भ एक ऐसा प्रदेश है महाराष्ट्र के अंदर जो काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है, अकाल वगैरह खूब पड़ते हैं वहाँ पर, तो विदर्भ महाराष्ट्र याद करना। विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, कौन सी? 2026। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीता है। अर्जुन एरिगेसी भारत के, जिन्होंने शतरंज के अंदर चेस का वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीता है। अब खेलो इंडिया विंटर गेम जो आपके लेह लद्दाख में आयोजित हुए, उसका 6ठा एडिशन लेह लद्दाख के अंदर, ये स्लाइड थोड़ा गड़बड़ है, लिखा जा नहीं जा रहा है इसके ऊपर, जैसे लिखता हूँ गायब हो जाता है। इस स्लाइड के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ कमी है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ ये एक स्लाइड ऐसी है जिसमें गड़बड़ है, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ इसको। तो खेलो इंडिया विंटर गेम है वो लद्दाख, जहाँ पहला यहाँ पर देखो जो पदक तालिका के अंदर 4 गोल्ड के साथ हरियाणा है वो टॉप पे रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, बीच मतलब समंदर किनारे, तो आ जाओ गोवा वाला बीच पे, गाना सुना होगा उस टाइप से। तो खेलो इंडिया बीच गेम 2026 दादर और नगर हवेली, दैट इज ए यूटी यूनियन टेरिटरी, और दमन दीव यहाँ पर आयोजित किया गया। इवेंट की तारीख थी 5 से 11 जनवरी 2026 को। 1100 से ज़्यादा एथलीट थे। शुभंकर यानी पर्ल मोती और कर्नाटक ने ओपन वाटर स्विमिंग में सभी गोल्ड मेडल हासिल किए। कर्नाटक, ठीक है, आप इतना याद रखो, दादर नगर हवेली और दमन दीव के अंदर खेलो इंडिया बीच गेम। आ जाओ गोवा वाले बीच पे, दादर नगर दमन हवेली। पदक तालिका में कर्नाटक टॉप पे रहा है। सेना के निशानेबाज अजय कुमार जी ने 68वीं राष्ट्रीय स्तर की जो शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, कौन सी है? पिस्टल, एयर गन मत कर देना, पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। अजय कुमार आपके सेना के हैं। अजय कुमार जी ने 10 मीटर पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल जीता राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के अंदर। करंट ऐसा ही होता है, हम कलेक्शन करते हैं, बस एक डिस्कशन होता है, 2 बार बोलता हूं तो मैं याद हो जाता है, तीसरी बार तुम पीडीएफ पढ़ लेते हो, 1-8 घंटे का मामला है। करंट ऐसे ही पढ़ते हैं, टॉपर से टॉपर बच्चा भी ऐसे ही पढ़ता है। तो तुम लोग ये मत सोचना तुम ही तो हो मेरे टॉपर्स, है ना, अपने आप को कम मत समझा करो। अरे हाँ, तुमको ही तो कह रहा हूँ जो सामने बैठे टुकुर टुकुर मुझे देख रहे, तेरे को ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, यू आर जीनियस, बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लगने वाली है तुम्हारी। कहा गुरुजी मेरी सरकारी नौकरी लगने? हाँ, देखो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रही है, तो बेटा तुम लोगों की ही लगने वाली है। बहुत खुशी होती है जब आप लोग मिलते हो मुझे। जब कभी मैं इधर उधर बाहर जाता हूँ तब भी कई सारे लोग मिल जाते हैं, सर हमारी सरकारी नौकरी लगी है आपकी वजह से। कई बार ऐसा होता है कि मैं अजमेर में इधर उधर कहीं भी चला जाता हूँ, सिलेक्टेड बंदे मिल ही जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, सर मेरा उस नौकरी में हो गया। कई सारे ऐसे भी मिलते हैं, सर सरकारी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो फिर वो अगले साल जब मिलते हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ होता है, चेहरे पर जो खुशी होती है, आनंद आ जाता है उनको देख करके। और सच्चे मन से खुश होने वाले आपके माँ बाप और मैं, ये 2 लोग ही हैं, चिंता मत करना। इसके अलावा तुम्हारा कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। लोग टांग खींचने में लगे हैं और तुम्हारे पेरेंट्स और गुरु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएंगे और तुम जीत जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब मेरे लाडलों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें भी कहता हूं कि भाई 4-6 महीने पढ़ो, है ना, ये आदत डाल देना, ठीक है। वादा करो तुम लोग भी, यस सर आप कहोगे वैसा करेंगे। पढ़ाई का बेस्ट तरीका क्या हो? सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ रीडिंग मारो, रोज के रोज 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 1 या 2 सब्जेक्ट, ज्यादा नहीं पढ़ने, अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेना। सिर्फ रीडिंग मार लो छोड़ दो, रीडिंग मार लो छोड़ दो, काहे की टेंशन लेनी है? याद हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, फटाफट पढ़ के आगे बढ़ो। कीवर्ड को हाईलाइट करते रहो, एक पेज में 10 कीवर्ड होंगे
और संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देते रहेंगे, जक मार के याद होगा, टॉप करोगे। कौन कहता है याद नहीं होता है, कौन कहता है कि पेपर नहीं निकलता है, बहुत आसानी से निकलेगा। तो मैंने जो बात बोली वो समझ में आ गई? किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है गुरुजी, मुंह ढक के सोए, दैन नहीं करनी जिंदगी में, बढ़िया नींद लेनी एक तो, और बढ़िया खानो पीनो, और दूसरी बात टेंशन नहीं लेनी, और बढ़िया खाना पीना, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की पढ़ाई और 8 घंटे मौज मस्ती, और सिर्फ रीडिंग मार के सो जाना, और संडे को उसी रीडिंग का रिवीजन कर लेना। रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान दिए, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब कुछ याद होगा तुम्हें। फिर टेस्ट भी तो देखो बार बार, अपने आप याद होता है, ऐसे ही याद होता है। तो एमियोरा, ओके बेटा आ जाओ। इस मैंने जो तरीका बताया ना, इसको गांठ बांध लेना। मैं सिर्फ रट्टू पोपट नहीं बनाना चाहता तुम्हें कि भाई पढ़ा दिया कर दिया, अक्षर ज्ञान दे दिया, ना ना ना, जिंदगी जीना सिखाऊंगा। तो पढ़ाई के साथ साथ कई बार ऐसी बातें बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं लाखों का गुरु हूं, तो मुझे ये मां सरस्वती ने जिम्मेदारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमियरा खोसला, ये एमियरा खोसला है। तो 29वीं नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप जो है, उसमें यूथ गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। क्लाइंबिंग मतलब नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग मतलब पर्वतारोहण वगैरह की बात करते हैं ना, उसकी बात हो रही है, वो है। ठीक है, ओके। अनाहत सिंह, तो इस थोड़ा पर्सनैलिटी का नाम याद रखना। एमियरा खोसला है वो आपके पर्वतारोहण इनसे संबंधित है, और अनाहत सिंह, ये आपकी अनाहत सिंह का नाम याद करना। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं की अंडर 19 फाइनल स्पर्धा में रजत जीता है। अनाहत नाम है लड़के का, लड़की है ये, ठीक है, याद रखना। फाइनल में फ्रांस की लॉरेन से हार गई थी। तो अनाहत स्क्वैश की खिलाड़ी है। नई दिल्ली में 47वीं जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप, देखो हैंडबॉल चैंपियनशिप कहां पर, दिल्ली में आयोजित की गई। हैंडबॉल चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली, उन्होंने उद्घाटन किया। आर्यन वर्मा 92 भारतीय बने हैं जिन्होंने शतरंज ग्रैंड मास्टर जीता। देखो आज तक जितने ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई, वर्ल्ड लेवल के चैंपियनशिप जीतने पर यह उपाधि दी जाती है। पहले विश्वनाथन आनंद थे, और अभी ये आपको याद रखना है, आर्यन 92 क्रम के बन गए। आर्यन वर्मा 92 ग्रैंड मास्टर। कुछ नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और अपॉइंटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखो सीवीसी संथानम कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, और ये पॉलिटी का बड़ा अच्छा प्रश्न बार बार आता है। संथानम समिति है वो 1962 की है, 1962 में गठित की गई थी, और इसने सिफारिश की थी कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह, अधिकारी वगैरह इतना भ्रष्ट बैठे हैं कि देखो पैसा खा जाते हैं, खा के पेट बाहर निकल गया उनका। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग बन गया। फिर 1964 में आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था संथानम समिति की सिफारिश पर। प्रवीण वशिष्ठ को सीवीसी में 2 सतर्कता आयुक्तों में से एक के रूप में, 2 है उनमें से एक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एक सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब अगर हम देखें, भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता वर्ष, नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता वर्ष है वो आपका किसने घोषित किया है? भारतीय सेना ने। तो डाटा की बात हो रही है आज के टाइम में, जब डाटा की बात हो रही है, इंटरनेट का ज़माना है, तो ये इंडियन आर्मी ने घोषित किया है। भारतीय सेना ने के थल सेना अध्यक्ष का नाम जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। थल सेना के अध्यक्ष, आर्मी के चीफ का नाम पूछे तो उपेंद्र द्विवेदी। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक आपका गल्फ शील्ड अभ्यास 2026 सऊदी अरब में आयोजित किया गया, और इसमें खाड़ी सहयोग परिषद देशों की वायुसेना और वायु रक्षा बलों के साथ जीसीसी संयुक्त सैन्य कमान ने भी भाग लिया था। तो गल्फ कंट्रीज के जितने भी देश वगैरह, उन्होंने गल्फ शील्ड अभ्यास के अंदर भाग लिया है, और इसके अंदर आपके वायु रक्षा बलों के साथ जो जीसीसी संयुक्त सैन्य कमान भारत की जो है उसने भी भाग लिया है।
गल्फ कंट्री, जितने भी हम अरब सागर के उत्तर की ओर बात करते हैं वहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ हैं सारी की सारी, उन्होंने उनके साथ भारत की जीसीसी संयुक्त सैन्य अभ्यास ने भी गल्फ शील्ड अभ्यास 2026 में भाग लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपके सिलेबस में है उसको करंट से रिलेट करके पूछा जाता है, चाहे सीईटी वाला पेपर होगा, चाहे आरएस होगा, चाहे एसआई वाला। हम यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत बढ़िया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हल्के जो होते हैं ये जो प्रक्षेपण के लिए उपग्रह, उनके लिए लॉन्च किया जाता है। हल्के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से, उसका एक है C-62 मिशन में PS-3 चरण के अंत के दौरान एक विसंगति पाई गई थी, ठीक है। और प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहां पर एक थोड़ा मिशन कामयाब नहीं हो पाया। प्राथमिक पेलोड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS, अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट है EOS, जिसे अन्वेषा भी कहा जाता है, EOS पृथ्वी अवलोकन अन्वेषा, तो इसका एक थोड़ा फेल हो गया था। पीएसएलवी यान की विशेषता ये है कि प्रक्षेपण द्रव्यमान इसके अंदर लगभग जो है 250 टन का होता है, 4 चरण होते हैं, और 2000 टन उससे भी ज़्यादा होता है जीएसएलवी का। जीएसएलवी की जब हम बात करते हैं तो इसे भारी उपग्रह लॉन्च के लिए उपयोग किया जाता है। भारी उपग्रहों हेतु आपका जीएसएलवी, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो अभी एक पीएसएलवी का C-62 थोड़ा कामयाब नहीं हुआ था, असफल हो गया। फिर देखो पीएसएलवी के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मेटी कहा गया है, उसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अंदर सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, देखो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, कोई भी नया सुपर कंप्यूटर इंडिया के अंदर है तो परम शक्ति आपके मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT के अंदर, वहाँ परम शक्ति जो ये सुपर कंप्यूटर है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, अभी परम शक्ति मद्रास तमिलनाडु के अंदर ये आपका सुर्खियों में था। एरावत है, एरावत क्या है? एनालिटिक्स एंड नॉलेज एंड एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म। ये जो एरावत AI रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए इस परियोजना का उद्देश्य AI अनुसंधान और ज्ञान के समेकन के लिए एक साझा कंप्यूटर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। तो एरावत आपके AI से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, एरावत का भी याद रखना, परम शक्ति भी याद रखना। हर एक स्लाइड में सिर्फ एक कीवर्ड है। मैं टीचर हूं तो मुझे एक एक वर्ड बोलना पड़ेगा, आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस सिर्फ कीवर्ड पे होना चाहिए। मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है कि बेटा पूंछ पकड़नी सीख ले रे बेटा, पूंछ पकड़नी सीख ले, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ पूंछ पकड़ो कामयाब हो जाओ। अरे किसकी पूंछ? भैंस की नहीं, इधर कीवर्ड, कीवर्ड को मैं पूंछ कहता हूँ। तो फोकस ऑलवेज ऑन कीवर्ड। तो मैंने एरावत बोला है, इधर मैंने परम शक्ति मद्रास का बोला है। इतने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ 2 कीवर्ड, ऐसे ही तो बनते हैं नोट्स। और फिर कहता हूँ गुरुजी नोट्स के नाम पे तो मैं पूरे रजिस्टर भर डाले। अरे लखनौरा लाडा, इतने नोट्स ऐसे थोड़ी बनाते हैं। नोट्स का मतलब क्या हुआ सर? नोट्स का मतलब हुआ 10 पेज को एक पेज में लिखना, और 10 पेज को एक पेज में अगर लिखना है तो तुम यहां लिखोगे परम शक्ति मद्रास, खत्म। एरावत -AI, खत्म। आगे आगे 2 स्लाइड को सिर्फ 4 शब्द लिखे, ठीक है। ये होते हैं नोट्स, सेल्फ नोट्स। दुनिया भर का पढ़ रखा है, सिर्फ कीवर्ड लिखा और बात दिमाग में बैठ गई। बड़े बड़े जो पत्रकार होते हैं वो फटाफट लिखते रहते हैं। वो जो सामने कोई भी किसी का भी इंटरव्यू अगर करते हैं तो फटाफट लिखते रहते, वो कीवर्ड लिखते हैं और फिर उसके बेस पे रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये ट्रिक होती है, टेक्निक होती है कि कम समय में ज़्यादा लिखना, पढ़ना, समझना। चलो ये हो गए सारे के सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अब आ जाओ, कुछ दिवस थे जो जनवरी के अंदर मनाए गए, उन दिवस की बात करते हैं। आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं बेटा? हम अजमेर हैं, राजस्थान के हृदय अजमेर में, सबसे अच्छे शहर है ना। उदयपुर भी अच्छा है, अजमेर भी अच्छा है, प्रकृति की छटा के अंदर है ना, पॉल्यूशन जहाँ ना के बराबर लगता है मुझे तो।
चलो आ जाओ भाई। कुछ दिवस, और दिवस इतना इंपॉर्टेंट है, दिवस इतने इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि बताओ राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो इसकी जो थीम थी केंद्रीय बजट के अंदर, मिशन शक्ति के लिए 3100 करोड़ रुपए का आवंटन, और 24 जनवरी को मनाया गया आपका 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और मतदाता दिवस की थीम है मेरा भारत मेरा वोट, और थीम जरूर याद रखना ना मतदाता दिवस की। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, प्रलय स्मरण उत्सव गरिमा मानव अधिकार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी है, अपने डेटा पर कंट्रोल रखें, डीपीपी अधिनियम, डीपीडीपी अधिनियम 2025 डेटा गोपनीयता के लिए। तो कुछ दिवस हैं, बस शॉर्ट में पढ़ लो। 24 जनवरी बालिका, 24 जनवरी मतदाता, 27 जनवरी प्रलय, 28 जनवरी डाटा। 4 कीवर्ड लिखो और आगे बढ़ो। यही तो होता है नोट्स। पहली बार आया अमित तो सब्सक्राइब कर लो, अगली क्लास कल सुबह मिलेगी। कुछ किताबें लिखी गई हैं, और आज के टाइम में किताबों से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, किताबों से शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं, किताबों से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो किताबें तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। नई किताबें कौन कौन सी लॉन्च हुई हैं, आइए ज़रा देखते हैं। नई किताबों की अगर हम बात करें, नई किताबों के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में 15वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के, याद रखना। हिंदोल सेनगुप्ता द्वारा लिखी गई ये किताब है सिंग डांस एंड लीड, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व से सबक। प्रभुपाद की अगर हम बात करें तो गीता को पूरे विश्व में फेमस करने का काम प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया। इनके ऊपर एक किताब है, वो हिंदोल सेनगुप्ता ने लिखी है, सिंग डांस एंड लीड, श्री प्रभुपाद के ऊपर हिंदोल सेनगुप्ता की किताब का विमोचन किया है। आवाज़ों के जुगनू द वॉइस मास्टर्स ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लॉन्च की गई आवाज़ों के जुगनू किताब। सैफ अली चतुर्वेदी इसकी संपादक हैं। 3 पीढ़ियों के रेडियो डबिंग और ब्रॉडकास्टिंग दिग्गजों की यात्राएं हैं इसमें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ज्ञानोदय का युग महात्मा गांधी का विजन किताब, इसका भी विमोचन किया। प्रोफेसर शंकर कुमार जी सान्याल इसको लिख के लाए, बोले उपराष्ट्रपति जी को कि मेरी किताब का विमोचन कर दीजिए। बड़े लेखक हैं सान्याल जी, तो ज्ञानोदय युग नाम से किताब का विमोचन किया गया। गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो गोवा के सीएम है, उन्होंने अनुभवी पत्रकार और एशियन न्यूज इंटरनेशनल के चेयरमैन प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इतिहास जिसे भारत द्वारा अनदेखा किया गया, ये किताब किसकी है? प्रेम प्रकाश की किताब है, जो एशियन न्यूज इंटरनेशनल के चेयरमैन है। आपको तो इतना ही लिखना है कि हिस्ट्री इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश, बस आगे बढ़ो, कीवर्ड लिख के आगे बढ़ो। ज़्यादा पढ़ोगे ना भूल जाओगे। जिंदगी में ज़्यादा दोस्त होते हैं ना, तो जिंदगी एकदम, कौन सा मेरा खास दोस्त है पता ही नहीं चलता। 2-4 दोस्त हो, 1-2 हो, तब जिंदगी जीने का मज़ा ही आता है, या ना के बराबर हो तब पता चलता है। इसलिए लेस इज मोर, जितना लिमिटेड है उतना लाइफ में आनंद है। लिमिटेड लोग, लिमिटेड कॉल, लिमिटेड डिस्टर्बेंस, है ना, और सारी चीज़ें। तो ये पढ़ाई में भी ये कह रहा हूँ, कीवर्ड चूज करें। सुकन्या समृद्धि योजना ने 22 जनवरी 2026 को 11 साल पूरे किए हैं, और 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर इस सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया था, और अभी इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है? बालिका के जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक कभी भी खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि खाता, और बाल विवाह मुक्त भारत का उद्देश्य 2026 तक बाल विवाह में 10% की कमी लाना, और 2030 तक भारत को बाल विवाह से मुक्त करना है, कि कोई भी बाल विवाह न हो। ये 2030 का लक्ष्य है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का बाल विवाह का लक्ष्य, बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, निम्न में से जो ऊपर जो 3 कथन दिए गए हैं, बताए इनमें से कौन से सत्य हैं? अब सबके सन पता होने चाहिए। तो बाल विवाह वाला 2030 की जगह 2025 कर ले तो। और आरपीएससी तो वैसे भी छेड़छाड़ की देवता है, डाटा के साथ छेड़छाड़ करती है। तो नॉलेज इज पावर, जितना ज़्यादा तुम्हें पढ़ा हुआ होगा उतना ज़्यादा तुम एलिमिनेट कर पाओगे और सही उत्तर दे पाओगे, वरना तो बगले झाँकोगे एक दूसरे की, तेरे को आता है कि, और आजकल तो पूछने भी नहीं देते, वो स्कूल वाले एग्जाम थोड़ी है। तो आपको बस एक एक चीज़ का याद रखना है कि बाल विवाह खत्म करने का हमने जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक रखा है।
सीधा वन लाइनर नहीं आएगा, अबस अद वाला कथन दे देंगे बस, फिर कहते हैं कि उसको लेवल गुरुजी हाई कर दिया गया। आगे बढ़ो। सरकारी कुछ विधेयक पारित किए गए, जैसे राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक जो 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये विधेयक निम्नलिखित की स्थापना की बात करता है। ओलंपिक समिति, पैरालंपिक समिति और प्रत्येक अधिसूचित खेल के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघ। ये विधेयक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना का भी अधिकार देता है। खेल बोर्ड भी हो, ओलंपिक के लिए भी हो, दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पैरालंपिक की समिति हो, और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल महासंघ बने, ऐसी बात ये करता है। रिपोर्ट और रैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्यात तैयारी सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल शॉर्ट फॉर्म देखिए, ईपीआई है। ईपीआई मतलब निर्यात तैयारी सूचकांक, आपका निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स, ये नीति आयोग की है। ईपीआई का पहला संस्करण 2020 में लॉन्च किया गया था और ये आपका छठा संस्करण है। 4 स्तंभों पर आधारित है, और करंट अफेयर्स अगर कठिन बना देवे तो स्तंभों में से हर एक स्तंभ को पूछ लिया जाएगा ना। आरएस मुख्य परीक्षा वगैरह के अंदर स्तंभ पूछे जाते हैं कि निर्यात अवसंरचना, कि एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि आप सामान को बाहर तो भेजना चाहते हो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र है या नहीं, बिजनेस मॉडल आपके पास है कि नहीं है, उसका ढांचा बना हुआ या नहीं बना हुआ। नीति और शासन, गवर्नेंस की बात आती है, क्या वो व्यापार को सपोर्ट कर रही है, और निर्यात का प्रदर्शन, आप निर्यात में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कितना माल बार भेज पाए, सरकार कितना सहयोग कर रही है, व्यवसाय की परिस्थितियां कैसी हैं और ढांचा कैसा है। दीज 4 आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ईपीआई, और 70 संकेतकों में बांटा गया है। 13 उप है और 70 संकेतक है, 4 स्तंभ हैं किसके? ईपीआई के। नीति आयोग की इंडेक्स है। बस इतना पढ़ना है और मजे मजे में पढ़ा करो, रो रो के नहीं पढ़ना है। गुरुजी इतनी तो हमारा सिलेबस है, कदे खत्म करूं। ले बड़े कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं इतना बड़ा सिलेबस है सर, हम तो अभी लास्ट महीने में जागे हैं, पूरा हो सकता है क्या? मैं कहूँ अगर तुम ठान लो तो 15 दिन ही बहुत है, पढ़ो तो सही, हिम्मत तो करो। तो वो बात है भाई। आगे देखो, श्रेणी है बड़े राज्यों की और अग्रणी प्रदर्शनकर्ताओं की। छोटे राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणियां हैं, जिसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अग्रणी प्रदर्शन इसमें महाराष्ट्र का रहा है, दक्षिणी राज्यों का तमिलनाडु, गुजरात का रहा है। अपना तो नंबर ही नहीं है। आगे बढ़ो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है और उसका 21वां एडिशन आया है, और जीआरपीएस के कंपोनेंट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, उसके कंपोनेंट किस बेस पे ये तैयार की जाती हैं। तो चलो आओ बताता हूं कि आप रिस्क लेने का परिदृश्य कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा मिला, जोखिम शासन और आउटलुक। ये एक नई रिपोर्ट है, थोड़ा याद रख लेना। ग्लोबल रिस्क का 21वां एडिशन। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसके अंदर टॉप स्थान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री सिंगापुर रहा है। भारत की रैंक 80 रही है। 55 वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल, कि पता चले लाड साहब आने वाले हैं और हम जैसे ही फ्लाइट में बैठ के गए, और वीजा ऑन अराइवल मतलब जाते ही तुम्हें ठप्पा लगा के दे दिया, साहब ये लो आपका वीजा, आपको वहां से वीजा लेकर आने की जरूरत नहीं है भारत से। ऐसे 55 देश हैं, है ना, जो हमें वीजा ऑन अराइवल, हमारी शक्ल देख करके हमारे पर भरोसा करते हैं कि हाँ ये भारतीय हैं। वरना पाकिस्तानी कोई चला जाए ना, तो एक सिंगल देश ऐसा नहीं होगा जो वीजा ऑन अराइवल पाकिस्तानी को देवे। उनको कहेगा तुम अपने देश में ही भले, ठीक है, आबाद रहो, वहां से बाहर मत आना बस। तो पाकिस्तानियों को कोई वीजा ऑन अराइवल नहीं देता है। हम जैसे भोले वाले लोगों को वीजा ऑन अराइवल 55 देश दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी रैंकिंग है वो आपके 80 हो गई है। 80 पे हम स्टैंड करते हैं, जो काफ़ी पीछे हैं। फिर भी देखो 55 देश वीजा ऑन